हेलो बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग गॉसेस लॉ ऑफ एप्लीकेशन कर रहे थे, आज हमारे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन का आखिरी टॉपिक है। और वो आखिरी टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यानी स्फेरिकल सिमेट्री की आज हम लोग बात करेंगे। याद करिए, गॉसेस लॉ का आज ये थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात की थी। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्लेनर सिमेट्री की बात की थी। आज हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल सिमेट्री में हम लोग क्या कंसीडर करने जा रहे हैं? एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, और उस स्फेरिकल शेल पर यूनिफॉर्म चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और उसकी वजह से हम लोग अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर है O और इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है बच्चों। और इस स्फेरिकल शेल के ऊपर थ्रू आउट यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे, जब मैं स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूं, स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूं, यानी कि ये जो स्फेयर है ये अंदर से आपका हॉलो है, ठीक है, सिर्फ बाहर का सरफेस दिख रहा है, ये अंदर पूरा का पूरा जो है ये हॉलो है, ठीक है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर O है और रेडियस कैपिटल R है, और इस शेल के सरफेस पर थ्रू आउट चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ इस तरीके से कि उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये हमारा है इक्वल्स टू Q बाई A। दैट मींस कि जो चार्ज Q है वो हमारा सिग्मा इंटू A के बराबर है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए, इसमें आपको बेसिकली जब ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O है, और इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर आपने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्म तरीके से, कुछ इस तरीके से कि हर एक यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा के बराबर है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब इस सरफेस के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं तो चार्जेस अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो हर जगह पर चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो हम बेसिकली दो केसेस को पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो दो केसेस? वो दो केसेस हैं, पहला है कि भाई अगर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर की वजह से किसी बाहर के पॉइंट पे, यानी जो स्फीयर है इसके बाहर है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा कि अंदर के रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, लेट अस कंसिडर अ स्फेरिकल शेल। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? एक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है, और इसके ऊपर थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ इस तरीके से कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारा सिग्मा के बराबर है। अब हमें दो केसेस करने हैं, तो हम लोग सबसे पहले केस 1 करते हैं। ठीक है बच्चों, केस 1 हमारा है कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड स्फीयर। ठीक है, इस स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं।
तो बाहर अपनी मर्जी से हमको एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, लेट अस से कि ये हमारा पॉइंट है P, ठीक है, जहां पर कि ये जो P पॉइंट है इसकी दूरी इस शेल के सेंटर से लेट अस से स्मॉल r, यानी जो हमारा पहला केस है उसमें जो स्मॉल r डिस्टेंस है वो कैपिटल R से बड़ा है, ये कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है P पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से बड़ा होगा, तभी जो P पॉइंट है वो बाहर लाई करेगा। तो इसलिए बाहर एक P पॉइंट हमारा लाई करेगा और उस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो अब जाहिर सी बात है ये जो स्फीयर है इसके ऊपर थ्रू आउट चार्जेस जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसका मतलब कि यहां पर जो चार्जेस हैं वो हमारे बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट नंबर में चार्जेस हैं, हमें पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो जाहिर सी बात है आप कूलम्स लॉ लगाकर तो एक एक चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ताकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सको। तो इसीलिए उसका एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास है गॉसेस लॉ, और यही गॉसेस लॉ का आखिरी एप्लीकेशन। तो अगर हमें गॉसेस लॉ लगाना है तो जाहिर सी बात है गॉसेस लॉ लगाने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। और वो गॉसियन सरफेस हम हर केस में किस तरीके का बनाते हैं, एक ऐसा जहां पर कोई ना कोई सिमेट्री हमें मिल सके। तो यहां पर एक P पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जो इस स्फीयर के सिमेट्री में हो। तो जाहिर सी बात है स्फीयर के सिमेट्री में एक स्फीयर ही हमें मिलेगा, इसलिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, ठीक है, हमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। और वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमारा कुछ इस तरीके से है कि उसका भी सेंटर वही है जो ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है, और उसका रेडियस जो है वो सेंटर से लेकर P पॉइंट यानी स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ अ स्फेरिकल, लेट अस ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं कॉन्सेंट्रिक विथ स्फेरिकल शेल, है ना बच्चों। जो स्फेरिकल शेल हमारे पास है कैपिटल R रेडियस का, उसके कॉन्सेंट्रिक यानी कि दोनों का सेंटर सेम है, एक हम लोग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं एंड रेडियस जो है हमारे स्फेरिकल मतलब गॉसियन सरफेस का, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वो हमारा है इक्वल्स टू ओपी इज इक्वल्स टू स्मॉल r, ठीक है। अब अगर हमें, चूंकि हमने गॉसियन सरफेस बनाया है इसलिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगर हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ को, अगर हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ को, तो गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स जो कि हमारा E डॉट ds के बराबर है, इसका इंटीग्रल ये हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जहां Q क्या है, Q वो चार्जेस हैं जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर इस पर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्जेस होंगे, अगर इस पर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो इन सारे चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इस P पॉइंट पर जो ds का डायरेक्शन है वो भी रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। भाई जब पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्जेस होते तो रेडियली इनवर्ड होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड है, और जो ds सरफेस हम ले रहे हैं P पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड, यानी दोनों के बीच में एंगल जीरो है, और दोनों के बीच में एंगल जीरो है, इसलिए ये हमारा डॉट यानी cos थीटा हमारा 1 के बराबर होगा। E इंटू ds इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लें तो इंटीग्रल ऑफ ds, E इंटू इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां ये इंटीग्रेशन हम पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए अगर पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन, जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसका रेडियस स्मॉल r है,
उसके पूरे सरफेस के ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई अगर इधर आता है तो नीचे एप्सिलॉन नॉट है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ऊपर 1 लिख सकते हैं, और एक Q हमारा यहां पर बचा हुआ है। ठीक है, या फिर चलिए इकट्ठे लिख देते हैं सबको, इकट्ठे अगर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई, अगर इधर लाएं तो हो जाएगा 4 पाई, आर स्क्वायर भी इधर लेकर आ जाते हैं, और एक एप्सिलॉन नॉट पहले से है, E इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ये P पॉइंट पर है, ये है एट पॉइंट P। ठीक है, ये P पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और देखिए P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉर्मूला आपको जरा जाना पहचाना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये अगर सपोज करें कि ये पूरा हमारा स्फीयर ना हो, इस पूरे स्फीयर को हटा दीजिए और जितना चार्ज स्फीयर पर है यानी Q अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना चार्ज इस स्फेरिकल शेल को हटाकर, और अगर एग्जैक्टली उतना ही चार्ज आप सेंटर पर रखते, तो सेंटर पर अगर स्मॉल q चार्ज होता तो स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यानी आपका पहला केस आ रहा है, पहला केस समझिए क्या है, पहला केस आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी स्फेरिकल शेल की वजह से उसके बाहर के पॉइंट पर ठीक वही है, मानो कि सारे चार्जेस इस स्फेरिकल शेल को हटाकर इसके पूरे चार्ज को हम सेंटर पर प्लेस कर रहे हैं, यानी इस पर जितने भी चार्जेस है सबको सेंटर पर लाकर रखते हो। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं केस 1 का कंक्लूजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल at a point outside is similar to condition as if entire charge of shell is concentrated at its center। ठीक है, तो एक स्फेरिकल शेल की वजह से उसके बाहर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है, मानो कि उस स्फेरिकल शेल के सारे चार्जेस को हमने इकट्ठा करके और उसके सेंटर पर लाकर प्लेस कर दिया है। ये तो आपका केस 1 हो गया। अब जरा केस 2 देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार सर तो बहुत कम स्पेस में केस 2 कर रहे हैं, तो केस 2 आपका बहुत छोटा सा है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। केस 2 हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड स्फीयर। अगर जो पॉइंट है वो हमारा स्फीयर के अंदर लाई करता है तो क्या होगा। तो देखिए ये हमारा स्फीयर है, ये सेंटर है, और सपोज करें कि पॉइंट P आपका यहां पर लाई कर रहा है। इस स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल R कंसीडर कर रखा है, और ये पॉइंट P हमारा ये स्मॉल r के बराबर, यानी अभी जो हम लोग कंडीशन पढ़ रहे हैं वो है कि स्मॉल r हमारा छोटा है कैपिटल R से। वहां पर स्मॉल r बड़ा था, यहां पर स्मॉल r छोटा है। तो अगर आप अब OP को रेडियस कंसीडर करते हुए अगर आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी चार्जेस हमारे हैं वो सारे के सारे इस बाहर वाले सरफेस पे लाई कर रहे हैं, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं। और आपने पढ़ा था कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस in this case all the charges are present
आउटसाइड द स्फीयर, सारे चार्जेस कहां प्रेजेंट हैं? आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, देयरफॉर फ्लक्स जो हमारा है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और फ्लक्स जो हमारा है वो हमारा होता है E डॉट ds, ये हमारा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है ds तो आपका 0 होगा नहीं भाई, कुछ ना कुछ सरफेस तो आप लोगे। डॉट मतलब cos थीटा, भाई जब थीटा तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि वो हमेशा 90 डिग्री तो cos 90 0 हो जाए, यानी कि ये इंप्लाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, inside a spherical shell will be equal to 0, will be equal to 0। ठीक है बच्चों, तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, मानो कि सारा का सारा चार्ज जो है वो सिमट कर उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है, और अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 के बराबर है। तो ये हमारा स्फेरिकल शेल यानी हॉलो शेल की बात थी। अब क्विकली हम लोग एक सॉलिड स्फीयर यानी अंदर से वो पूरा भरा हुआ है एक सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके फिर 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके बच्चों। चलिए बच्चों, तो अगला पार्ट हमारा है एक सॉलिड स्फीयर का। हालांकि आपको आपके बोर्ड में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड स्फीयर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें कैसे पुट करना है, बस इतना आना चाहिए। बाकी ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता इससे। लेकिन हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं हुआ इसका, आप सिर्फ बोर्ड का पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तब फिर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आसान होने के बावजूद आपका स्किप हो जाएगा। तो जरा करते हैं बच्चों, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। अब देखिए इस बात को समझिएगा, सॉलिड स्फीयर अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब कि अब ये, जैसे मैंने जब स्फेरिकल शेल कहा था तो मैंने कहा था कि अंदर हॉलो है, खोखला है, लेकिन जब मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं तो अंदर एक खोखला नहीं, यहां पर मैटर प्रेजेंट है पूरा थ्रू आउट। जैसे एक जैसे जो हमारे क्रिकेटर्स जो है वो खेलते हैं जिस बॉल से, ठीक है, वो बॉल जो हमारा है वो स्फीयर का शेप का है और अंदर से पूरा भरा होता है, तो वो सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक है, अब इस सॉलिड स्फीयर के केस में भी 2 केसेस बनते हैं, एक बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से कंसीडर करिए कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस कैपिटल R है। क्लियर है? और अब सबसे पहले हम लोग केस 1 देख लेते हैं। केस 1 बड़ा आसान है, इसका केस 2 थोड़ा सा हमें अलग से करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, जो कि P को अगर मैं ज्वाइन करता हूं O से, सपोज कीजिए कि स्मॉल r डिस्टेंस है, यानी ये हमारा केस हो रहा है जहां स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो पहला केस हमारा है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P जो कि इस स्फीयर के, जो सॉलिड स्फीयर है उसके बाहर लाई कर रहा है, और ये सॉलिड स्फीयर हमारा कुछ इस तरीके से है कि इसके थ्रू आउट वॉल्यूम में, यानी सेंटर से लेकर और बिल्कुल सरफेस तक थ्रू आउट वॉल्यूम में जो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वो इसका रो के बराबर है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारा होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे इस बात को? जैसे वहां पर एरिया था जो कि 4πr² हमने पुट किया था, यहां पर ये वॉल्यूम है 4/3πr³। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, जिस सॉलिड स्फीयर का सेंटर O है और रेडियस कैपिटल R है, और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर थ्रू आउट, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ इस तरीके से कि किसी भी छोटे से छोटे यूनिट वॉल्यूम में, हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है वो रो है, यानी इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो
रो के बराबर है। और अब हमारा पहला केस है कि हमारे पास एक पॉइंट है P जो कि इस स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है स्मॉल r डिस्टेंस पे, जहां स्मॉल r आपका कैपिटल R से बड़ा है। इस P पॉइंट पर अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सारे चार्जेस की वजह से इकट्ठा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि खुद एक स्फीयर है और जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके साथ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, लेकिन बड़ा स्फीयर है। तो ये जो बड़ा गॉसियन सरफेस आपने बनाया है उसके अंदर ये पूरा का पूरा जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, वो लाई कर रहा है। तो जैसे जो पिछला केस हमारा था, एक स्फेरिकल शेल में हमने केस पढ़ा था कि अगर कोई भी एक स्फीयर के बाहर एक पॉइंट लाई करता है तब वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ठीक उसी तरीके से होगा एज इफ कि उस स्फीयर का सारा चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यहां पर भी सेम है। ठीक है, तो यहां पर भी वही है कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर थ्रू आउट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ठीक उसी तरीके से होगा। मानो कि इस सॉलिड स्फीयर में जितने भी चार्जेस टोटल प्रेजेंट हैं उन सब को इकट्ठा करके आप समेट कर उसके सेंटर पे प्लेस कर दो। तो केस 1 में है कि फॉर अ पॉइंट outside a sphere, outside a solid sphere, electric field is just as if the entire charge of sphere is concentrated at its center। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में भी पहला केस जहां एक पॉइंट P बाहर लाई कर रहा है उस स्फीयर के, वहां पर इस पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस तरीके से होगी एज इफ कि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, सारे के सारे चार्जेस उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी आपका होना चाहिए इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जहां पर R आपका कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे पिछले केस का हमने डेरिवेशन किया था, सेम डेरिवेशन हो सेम रिजल्ट आएगा। अब हम लोग जरा देखते हैं केस 2, ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड केस है कि फॉर अ पॉइंट लाइंग inside a sphere, ठीक है, अगर एक पॉइंट हमारे स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है तब उस सिचुएशन में क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस हमारा कैपिटल R के बराबर है और इसका सेंटर O है, और ये हमारे पास एक पॉइंट है P। अब रिजल्ट 0 नहीं आएगा इसका, क्यों, समझिएगा इस बात को। तो P को अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूं O से, तो ये हमारा स्मॉल r है, यानी इस केस में जो स्मॉल r है वो हमारा कैपिटल R से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग समझते हैं कि अब आपने क्या करना है, ये स्मॉल r रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आपने ड्रॉ किया है स्मॉल r रेडियस का। तो अब समझिए इस बात को, पिछले केस में क्या था कि चूंकि वो हॉलो स्फेरिकल शेल था तो सारे के सारे चार्जेस बाहर इसके सरफेस पे लाई कर रहे थे, इसीलिए जो गॉसियन सरफेस आपने यहां पर बनाया है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं लाई कर रहा था। लेकिन अब तो ये सॉलिड स्फीयर है, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इस डॉटेड वाले स्फीयर के अंदर, वहां पर भी तो अब चार्जेस प्रेजेंट है ना। तो अब ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक तो ये स्मॉल r रेडियस का पार्ट, ठीक है, एक ये स्मॉल r रेडियस का पार्ट, और एक ये पार्ट
जो कि ग्रेटर देन स्मॉल आर है। ठीक है, ये जो रेडियस आपका है ये आपका ग्रेटर देन स्मॉल आर है। तो ये ग्रेटर देन स्मॉल आर वाले रीजन को देखें, ये जो रीजन आपका है ग्रेटर देन स्मॉल आर, और एक रीजन आपका है जिसे हम कह देते हैं लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, और दूसरा रीजन आपका है लेस देन स्मॉल आर। तो ग्रेटर देन स्मॉल आर वाले रीजन को अगर आप देखें, सपोज करिए कि आप खुद एक स्फेरिकल शेल है, आप खुद एक गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बना रखा है आप खुद को इमेजिन कीजिए गॉसियन सरफेस। तो अगर आप ये गॉसियन सरफेस हैं तो ये ग्रेटर देन आर वाला जो ये हिस्सा है इसको आप क्या देखेंगे कि ये गॉसियन सरफेस के बाहर लाई कर रहा है ना। ये जो हमने गॉसियन सरफेस डॉटेड वाला स्फीयर बनाया है, ये जो हिस्सा है जहां पर रेडियस स्मॉल आर से बड़ा है यानी इससे बड़ा है, तो इस वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा इस स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। तो इसीलिए फॉर रीजन ग्रेटर देन कैपिटल आर, those charges will lie outside। ठीक है, फॉर रीजन ग्रेटर देन स्मॉल आर ये जो चार्जेस हैं those charges will lie outside Gaussian surface। ये चार्जेस कहां लाई कर रहे हैं? आउटसाइड गॉसियन सरफेस। सो इसका मतलब कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, जो कि भाई सारे चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर लाई कर रहे हैं, तो फ्लक्स जीरो होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होना चाहिए। ये तो हमारा रीजन ग्रेटर देन कैपिटल आर का था। अब दूसरा हमारा होता है फॉर रीजन लेस देन स्मॉल आर। फॉर रीजन लेस देन स्मॉल आर, है ना। तो अब जो स्मॉल आर यानी ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इससे जो कम रेडियस का जो यानी कि वो सारा का सारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। तो अब वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को? भाई जब वो अंदर लाई कर रहा है यानी कि सारे के सारे चार्जेस कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे एज इफ कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि हमने जैसे कोई भी एक स्फीयर अगर सपोज करो मैं बना देता हूं, जैसे सपोज करो कि मैं एक ये स्फीयर बना रहा हूं, ठीक है, एक ये वाला स्फीयर जो है इसको समझो। अब इस स्फीयर पे जितने भी चार्जेस आके लाई करेंगे उन सारे चार्जेस के लिए तो पी पॉइंट उनके बाहर लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे एज इफ कि इनका सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर एक और स्फीयर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं यहां पर इस तरीके से। ये जो स्फीयर है इस स्फीयर पे भी बहुत सारे चार्जेस लाई करेंगे, इस स्फीयर के लिए भी पी पॉइंट इनके बाहर लाई करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से एज इफ के इनका सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस तरीके से जीरो से लेकर आर रेडियस तक आप जितने भी हॉलो स्फीयर बना सकते हैं उन सारे स्फीयर के लिए जो पी पॉइंट है वो बाहर लाई कर रहा है, इसलिए उन सारे स्फीयर पर जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे एज इफ के वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो रीजन समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये स्मॉल आर रेडियस से कम रीजन जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी जस्ट एज इफ द एंटायर यानी कि जो चार्जेस सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर है उन्हीं चार्जेस की बात कर रहे हैं, as if the entire charge of region less than r, ठीक है, is concentrated at center। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ये हमारा हो जाना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डैश अपॉन r स्क्वायर। भाई हमने q तो कंसीडर कर रखा है इस पूरे स्फीयर के चार्ज को ना, ठीक है, लेकिन इसमें तो हम लोग ये ग्रेटर देन कैपिटल R वाले रीजन को तो हमने हटा दिया है, उसमें जितने भी चार्जेस हैं तो हमने हटा दिए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है इसके अंदर q डैश अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी की वजह से जितने चार्जेस होंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रेजेंट होगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं q डैश की वैल्यू क्या है। तो देखिए हमने पढ़ा है
कि डेंसिटी जो है वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंस अब डेंसिटी हमारा यूनिफॉर्म है, डेंसिटी की वैल्यू सेम, तो ये हमारा है चार्ज, ठीक है, जो कि क्यू डैश है पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब नहीं करेंगे वरना पूरा चार्ज आपका आ जाएगा, ग्रेटर देन आर वाले रीजन का भी आ जाएगा। तो स्मॉलर मतलब आर तक के रीजन का चाहिए तो सिर्फ स्मॉल आर रेडियस हम पुट करेंगे। तो यहां से जो क्यू डैश हमारा है बच्चों वो आ गया आपका रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये तो आपकी बात रही ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसका। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर हम पूरे स्फीयर का बात करते हैं, कंप्लीट स्फीयर, तो कंप्लीट स्फीयर के लिए जो Q है, रो है, वो हमारा क्या हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि भाई इस पूरे बड़े वाले स्फीयर के अंदर Q चार्ज है और उसका रेडियस कैपिटल R है। तो यहां से अगर हम लिखें तो हमारा Q क्या हो जाएगा 4/3, मतलब रो पहले आएगा रो, और इसको इधर ले जाएं तो 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब होगा ना बच्चों। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं थोड़ा बहुत चेंज ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्यू डैश आपका है रो इंटू 4/3 पाई, और ये जो आर क्यूब है इसे मैं बाहर ले जा रहा हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, कुछ चेंज तो नहीं किया। और अब मैं यहां पर आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आर क्यूब से डिवाइड कर दे रहा हूं, ये आर क्यूब हट जाएगा, इक्वेशन तो एक यही रहेगा। अब देखिए ये जो मैं कर्ली ब्रैकेट जो मैं लगा रहा हूं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि क्यू जो टोटल चार्ज है उसके बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, है ना, ये हमारा क्यू डैश आ गया। अब अगर मैं क्यू डैश की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूं, ठीक है, क्यू डैश की जगह अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा E इज इक्वल्स टू, इसके बाद हम यहां आ गए हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश की जगह मैंने क्या लिखा है Q अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, और एक स्मॉल आर स्क्वायर यहां पर पहले से प्रेजेंट है, स्मॉल आर स्क्वायर, ये कटेगा तो सिर्फ आर बचेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या निकल कर आ रहा है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। ये आपका सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है, जहां कंडीशन बस ये है कि स्मॉल आर आपका जो सॉलिड स्फीयर है उसके रेडियस से छोटा होना चाहिए। अच्छा, इन केस इसका एक स्पेशल केस मैं आपको बता रहा हूं, एक केस है कि इफ अगर जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, यानी ये पी पॉइंट हमारा इस स्फीयर के सरफेस पे लाई करता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई आर क्यूब, और ये स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रख देंगे, तो ये कट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया। ये कहां पर है ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों आज जो आपने सीखा है उसको जरा हम लोग यहां साइड में लिख ले रहे हैं। ठीक है, आप स्फेरिकल शेल की जब हम बात कर रहे थे, तो केस 1 था जहां हमारा आर स्मॉल आर से बड़ा था, यानी बाहर के पॉइंट पे, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। केस 2 हमारा था कि जब हमारा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर था, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सॉलिड स्फीयर की बात की। सॉलिड स्फीयर में
फिर से हमारा केस 1 जो था वो था स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर हमने केस 2 देखा कि अगर आर लेस देन आर है तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या निकल कर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर। और एक और स्पेशल केस करके हमने किया था, वो था कि अगर स्मॉल आर हमारा इक्वल टू कैपिटल आर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। ये दोनों रिजल्ट अलग अलग हैं, यहाँ स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल आर है। चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ठीक है, ये एसएल में भी ये क्वेश्चन है आपके, एनसीईआरटी में भी। कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर of radius 12 centimeter, a spherical conductor of radius 12 centimeter। ठीक है, एक spherical conductor जिसका radius 12 centimeter है, has charge 1.6 into 10 raised to the power minus 7 coulomb। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, पहला है इनसाइड स्फीयर, दूसरा है नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं आउटसाइड स्फीयर, और ये हमारा है इनसाइड स्फीयर। ठीक है, अच्छा आउटसाइड स्फीयर में आपको दे रखा है स्मॉल आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यानी इनफैक्ट आउटसाइड नहीं, जस्ट आउटसाइड कह रहा है, तो जस्ट आउटसाइड यानी लगभग लगभग आर 12 सेंटीमीटर के बराबर। और तीसरा बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर आपका 18 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए तीनों क्वेश्चन खुद से करिए, खुद से फटाफट से करिए आप लोग। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया है। तो जस्ट आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल शेल वाला केस है, ये फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 into 10 raised to the power 9। क्यू की वैल्यू गिवन है 1.6 into 10 raised to the power minus 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 into 10 raised to the power minus 2 मीटर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, और 10 raised to the power minus 2 था ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to the power minus 4। देखिए ये तो आपका 10 raised to the power minus 3 बचेगा। ठीक है, अब 16 के टेबल में अगर डेसिमल हटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा नीचे। 16 के टेबल में 9 टाइम्स होता है 144, और 9 से 9 आपका कट गया, तो ये कितना बचा? 10 raised to the power 9, 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power minus 3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 raised to the power minus 1, यानी 10 raised to minus 1 और minus 3 10 raised to minus 4, और 10 raised to 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा 10 raised to the power plus 5 न्यूटन पर कूलम। इनसाइड स्फीयर आप जानते हैं, अंदर स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ओके, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कैलकुलेट करना है। तो भाई 18 सेंटीमीटर तो जाहिर सी बात है, स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर और ये 18 सेंटीमीटर है, तो ये तो भाई ये वाला केस हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 9 into 10 raised to the power 9। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है।
इंटू चार्ज Q हमारा है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई, अब 18 सेंटीमीटर है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर मुझे भी नहीं याद है, आप लोग देखिए और देख के बताइए। चलिए मैं 18 इंटू 18 लिख दे रहा हूं, ठीक है। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻², उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, 10⁻⁻4 कटेगा तो हो जाएगा 10⁻3, और ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻4, है ना। ये 10 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -3 में ऐड होकर -4 हो जाएगा। 9 से गया 18 2 टाइम्स, और 2 से गया तो ये 8 टाइम्स, यानी आपका रिजल्ट आ रहा है। अच्छा 8 को भी हम कट कर सकते हैं, ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी रिजल्ट आपका आ रहा है 4/9 इंटू 10⁻9 और -4 यानी 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये सिंपल था। ये बोर्ड में आपके क्वेश्चन अगर आता है तो फॉर्मूला पुट करके आप इसको फाइंड कर लेना, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये है कि टू चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ये देखिए नीट में क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसलिए ध्यान से देखिएगा। टू चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, two charged concentric spheres have radii 10 centimeter and 15 centimeter। ठीक है, तो दो चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनका रेडियाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, द चार्ज ऑन इनर स्फीयर, कह रहा है कि द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज 4 into 10⁻⁻8 कूलम, एंड आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है वो आपका है 2 into 10⁻⁻8 कूलम। आपसे कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना है? पहला आपको फाइंड करना है एट 12 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको फाइंड करना है एट 20 सेंटीमीटर। चलिए आप खुद से लग जाइए बच्चों इस क्वेश्चन को करने में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, यानी पहला स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, यानी दोनों का सेंटर सेम है। कह रहा है कि जो छोटा वाला स्फीयर है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो छोटा वाला स्फीयर है उस पर चार्ज है आपका 4 into 10⁻⁻8 कूलम, और बाहर वाले पे है 2 into 10⁻⁻8 कूलम। अब आपसे जो पार्ट 1 है उसमें कह रहा है कि भाई 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 10 से बड़ा लेकिन 15 से कम, ये आपका P पॉइंट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, P आपका 12 सेंटीमीटर पे है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। और अगला केस है कि आपको 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये बाहर पॉइंट है आपका R, 15 से भी बाहर। ठीक है, ये R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो आप खुद से करें इसको, फिर हम लोग देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, कर लिया, पॉज कर लिया आपने। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर की अगर बात करें
तो ये जो छोटा वाला स्फीयर है 10 सेंटीमीटर का, उसके तो बाहर है ना, लेकिन जो 15 सेंटीमीटर वाला है उसके तो अंदर है। तो हमने देखा था कि अगर किसी स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो वो स्फीयर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यानी यहां पर 15 सेंटीमीटर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से है? सिर्फ इनर स्फीयर की वजह से। तो यहां आप लिख दो कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू इनर स्फीयर। जो अंदर वाला स्फीयर है सिर्फ उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹9। q की वैल्यू सिर्फ अंदर वाला स्फीयर है तो अंदर वाले स्फीयर को ही कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो आप यहां पर जो गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो सिर्फ 4 × 10⁻⁸ कूलम ही है। तो 4 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई कितना है? 12, यानी 12 का स्क्वायर 144। और ये सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻⁻2, उसका स्क्वायर 10⁻⁻4। अब 10⁻⁻4 को कट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, और 9 4 हो गया 36 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 10⁻9 और -4 ये हो जाएगा 10⁻5। तो 36 4 होता है 144। तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू 10⁻5, यानी आप कह सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? और वैसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर देखें तो उसके लिए आपको ये वाला गॉसियन सरफेस बनाना होगा। और इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो इसके लिए दोनों स्फीयर जो है उसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज जो यहां पर हो जाएगा वो दोनों स्फीयर पर जो चार्ज है उसका सम 4 × 10⁻⁸ प्लस 2 × 10⁻⁸, यानी 6 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज यहां पर लाई कर रहा है। अब मुझे बताइए, अब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए? 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा ना, यानी कि 9 × 10⁻9 इंटू स्मॉल q की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई r, यहां पर 20 का स्क्वायर होता है 400 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4। ठीक है, ये आपका होगा 9 6 54 अपॉन 400 को लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 इंटू 10⁻9 और 10⁻4 हो जाएगा 10⁻5। ये कट होकर हो गया 10⁻3 और 54 से कट करिए ये 27 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 13.5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। सही है ना? ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का, ठीक है? इसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को दी एंड करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं सिंपली बस डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? देखिए डायग्राम में आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है, ठीक है? ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कह रखा है कि ये a के बराबर है, ठीक है? और इस स्फीयर के अंदर थ्रू आउट प्लस q चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल a है और प्लस q चार्ज थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? अब इसके बाद फिर एक और कॉन्सेंट्रिक शेल है, ठीक है? ठीक है, अब ये जो शेल आपका बना हुआ है ये आपका स्फीयर 1 है और ये 2 है। इसका इनर रेडियस क्या रखा है कि b है
और जो आउटर रेडियस है वो कह रखा है कि c, ठीक है। और यहां पर -q चार्ज आपका दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक छोटा सा स्फेरिकल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसका रेडियस स्मॉल a है और इसके थ्रू आउट वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके कॉन्सेंट्रिक में एक और स्फेरिकल शेल है, दूसरा स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल के दो सरफेसेस हैं, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। ये बीच का हिस्सा जो है वो हॉलो है, ठीक है। यहां पर अगर आप नोट करें तो कह रहा है कि इनर जो सरफेस उसका रेडियस स्मॉल p है और आउटर सरफेस का रेडियस स्मॉल c है। और ये जो हमारा स्फेरिकल शेल है इस पर टोटल -q चार्ज हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे फाइंड करने को। सबसे पहले आपको फाइंड मतलब कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रेडियस r लेस देन a, ठीक है। ये आपसे कह रहा है फाइंड करने को। क्या कह रहा है? फॉर इलेक्ट्रिक, मतलब फाइंड नहीं करना है आपको, बस बताना है कितना होगा। आपके पास एक्सप्रेशंस हैं सारे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, देखिए लेस देन a, यानी कि अगर सपोज करें यहां पर पॉइंट है, ये स्मॉल r तो a से छोटा ही होगा ना, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने देखिए यहां पर फाइंड कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना चार्ज प्रेजेंट है आपका यहाँ पर? +q प्रेजेंट है, हाँ +q। तो ये आपका हो जाएगा q, टोटल चार्ज q है, अपॉन इस पूरे स्फीयर का रेडियस है a, तो a³ इंटू स्मॉल r। यही हमने फाइंड किया था ना कि रेडियस का क्यूब होता है, जो उसका पूरा रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से जो भी डिस्टेंस स्मॉल r आप ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहे हैं बी पार्ट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ए और बी के बीच में, ठीक है। सेकेंड पार्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। रेडियस ए और रेडियस बी के बीच में, देखिए ए रेडियस तो यहां तक है और बी रेडियस यहां तक, इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है आप इसको यहां से ज्वाइन करेंगे और एक गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे। इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा? इस गॉसियन सरफेस के लिए ये जो अंदर वाला स्फीयर है ए रेडियस वाला, वो तो पूरा अंदर लाई कर रहा है, तो उस पर जितना भी चार्जेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा एज इफ कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और बाहर वाला जो स्फेरिकल शेल है ये इस स्फीयर के जो गॉसियन सरफेस है उसके बाहर लाई कर रहा है, तो इस बड़े वाले स्फेरिकल शेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉलिड स्फीयर का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी वो आपकी आनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका चार्ज स्मॉल q है, अपॉन जो भी डिस्टेंस इसका ले लो स्मॉल r है, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में, सपोज करो से यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जाहिर सी बात है फिर आप इसको ज्वाइन करोगे और यहां का आप एक स्फीयर बनाओगे। अब ये जो स्फीयर है ये इंटरेस्टिंग है। ये जो स्फीयर है बच्चों, जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है उसके लिए B वाला जो सरफेस है वो अंदर लाई कर रहा है और C वाला जो सरफेस है वो बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखिए एक आधा सवाल और होना चाहिए था, आई डोंट नो इसमें है या नहीं आगे, लेकिन इससे पहले होना चाहिए था। चौथा पार्ट है आउटसाइड दिस शेल, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, इस पर चार्ज है +q, तो ये क्या करेगा? इस -q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये पूरा का पूरा -q जो है वो B रेडियस वाले सरफेस पे आ जाएगा
और जो बाहर वाला सरफेस है यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी जो स्फेरिकल शेल है उसके इनर सरफेस पे -q चार्ज, ठीक है, और आउटर सरफेस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब B और C के बीच में कह रहा है, तो यानी कि B वाला सरफेस तो इसके अंदर लाई कर रहा है, तो B वाले सरफेस पर जितना भी चार्ज है वो कुछ इस तरीके से होगा एज इफ कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अब समझिए कि टोटल चार्ज इसके अंदर कितना प्रेजेंट है। B वाले सरफेस पे -q और A वाला जो स्फीयर है उस पे +q। तो यानी कि अब आप गॉसियन सरफेस के अंदर देखेंगे तो -q और +q दोनों प्रेजेंट है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, यानी 0/r²। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। क्यों, ध्यान समझिए, ये जो डॉटेड स्फीयर है ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज देखना है। तो अंदर देखेंगे तो B वाले सरफेस पे -q और ये जो स्फीयर है इस पर +q, तो दोनों तो -q और +q दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ऐड करने पे 0 हो जाएगा, इसलिए चार्ज मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब एक फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर R ग्रेटर देन C, यानी यहां पे कोई पॉइंट है इसके लिए। तो इसके लिए तो भाई अब आप ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर दोनों जो स्फीयर हैं वो इसके अंदर है, तो जो बड़ा वाला जो स्फेरिकल शेल है उस पे -q चार्ज है और जो सॉलिड स्फीयर है उस पे +q चार्ज। फिर से नेट चार्ज 0 हो जाएगा, इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0/r², यानी 0 के बराबर होगा। देखिए केस बदला नहीं, अगर आप ये वाला केस ले, ये वाला स्फीयर, तो भी बाहर यहां पे कोई चार्ज नहीं इस वाले सरफेस पे, ये लेंगे तो भी ये दोनों पर है, नेट सेम केस हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपको आखिरी में दिया गया है, लेकिन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताओ कि जो स्फेरिकल शेल है उसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज। तो स्फेरिकल शेल में जो इनर सरफेस है यानी कि B रेडियस वाला सरफेस है उस पे -q चार्ज है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, और बाहर वाला जो सरफेस है C वाला सरफेस उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। अब आपको अपनी तरफ से ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैंने तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए, अब आपने खुद से ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और बच्चों अगर आपको अभी तक के सारे लेक्चर समझ में आए, ये लेक्चर पसंद आए, प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगले चैप्टर्स के भी अपडेट्स जो हैं जैसे ही वो वीडियोस आए तुरंत आप तक अपडेट पहुंच जाए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले चैप्टर को जितने लोगों ने देखा है, सेकंड चैप्टर को इससे भी ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग सीखेंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में प्रेजेंट है। हम 9th 10th को मैथ्स और साइंस और 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की क्लासेस देते हैं अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स के साथ। तो अगर आप अच्छे से और ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा, तो यू कैन ज्वाइन अस, और तो और आप ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए बाकी लोगों को रेकमेंड भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था। अब अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, कुछ और अच्छा पढ़ेंगे। तो तब तक अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें और क्विक रिकैप्स में आप नोट्स बना लें, और एक कॉपी आप पतली से एक कॉपी अपनी बना लें, वो फॉर्मूला कॉपी रखें, उसमें सारे फॉर्मूले जो है लिखते चले, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों, सो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा। अगले चैप्टर में आने से पहले इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करके नोट्स बनाकर सारी तैयारी से आइएगा। बाय बाय।